Welcome to College Tutor. Today we are taking up our next topic, that is Workmen's Compensation Act 1923. ये आपके यूनिट 2 में है और हमने बाकी सारे यूनिट डाल दिए हैं हमारे चैनल पर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस सब्जेक्ट में तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के एंड में प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, दिस वर्कमेंस जो वर्ड है अब वो एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, सॉरी एम्प्लॉयज़ हो चुका है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 हो चुका है ये। चलिए इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैंने इस पूरे जितने भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में डाली है और इसको मोस्ट प्रोबेबली 12 स्लाइड्स में कंप्लीट करने का कोशिश किया है। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आपको हर जगह पर आपकी बुक्स में ये बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट वाइज मैंने छोटा करने की कोशिश किया ताकि आप मेन चीज़ें इसमें ध्यान रखें। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई 1924 में आया था, तब से ये लागू हुआ है। इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं या अब ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। तो अगर ये आपको डाउट आता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड करता है नहीं, तो हाँ जी ये इंक्लूड करता है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये इंक्लूडेड है। तीसरी चीज़ ये बात आती है कि ये करता क्या है। तो हमने ये पढ़ लिया कि 1924 से आया हुआ है, ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। ये करता क्या है? तो ये करता क्या है, ये एम्प्लॉयज़ को यानी कि जो वर्कमैन है, एम्प्लॉयज़ को अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है काम करते वक्त, कोई भी उनका जो जॉब है वहाँ पर कुछ इंजरी हो जाती है, तो एम्प्लॉयर्स यानी कि जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयर्स उनको कंपनसेशन पे करेंगे। तो पहले सिर्फ कंपनसेशन की बात करते हैं यहाँ पर। तो कंपनसेशन ऐसा नहीं कि भाई छोटा मोटा अमाउंट दे के ख़त्म कर दिया, ये बहुत ही बड़ी चीज़ इंक्लूड करता है उन सारे लोगों के लिए, उन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि नॉन ESI में आते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में नहीं है। तो नॉन ECI एम्प्लॉयज़ को ये एक्ट लागू होता है। जो एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में इंक्लूडेड हैं वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, वो फैक्ट्रीज में अप्लाई नहीं होता है, तो वो एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई नहीं होता है। पहले ये एक्ट में जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, अब तो अमेंडमेंट 1975 आ चुका है। अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ होता तो वो एम्प्लॉयज़ इंक्लूड करता है जो 500 से लेस कमाते हैं पर मंथ, 500 से लेस कमाते हैं। लेकिन अब ये उन लोगों को इंक्लूड करता है जो कि 500 से ज़्यादा कमाते हैं। तो 500 पर मंथ से बियॉन्ड जो कमाते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। दिस एक्ट कंटेन्स 4 चैप्टर्स और 3 शेड्यूल्स। यहाँ पे 4 चैप्टर्स और 3 शेड्यूल इंक्लूडेड हैं। अगर आप चाहते हैं, आगे वैसे आपकी बुक्स में भी मेंशन है, बट अगर आप चाहते हैं तो हम 4 चैप्टर्स और 4 शेड्यूल्स का प्रॉपर फॉर्म में आपको दे सकती हूँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अप्लाइज टू एम्प्लॉयज़ वर्क्स इन, ये आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, शिप्स, हैजार्डियस ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सारी जगह ये अप्लाई होता है। जो भी आपके शेड्यूल 2, दिस इज 2, सो जस्ट कंप्लीट इट आउट या सो शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट जो है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज स्पेसिफाई किए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाई हैं, उन सब में इंक्लूड होता है। ऑल्सो टू द कुक्स, जो कि आपके होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कुक्स होते हैं, उन पर भी ये अप्लाइड है। तो अगर कोई इंजरी हो जाती है तो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, इन सारे एम्प्लॉयज़ को। तो इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ये वर्कमैन को रिलीफ यानी कि एम्प्लॉयज़ को रिलीफ प्रोवाइड करता है अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। ये बात तो आपने पढ़ ली। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जब उनकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है तब, और वो कॉज यानी कि जो भी आपको कह सकते हैं एक्सीडेंट हुआ है उससे कुछ ऐसा इफेक्ट यानी कि डिसेबलमेंट या फिर डेथ हुई होगी, तभी कंपनसेशन के वो पात्र होंगे। तो डिसेबलमेंट की जब यहाँ बात आती है तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को बाद में देखते हुए मैं आपको डिसेबलमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डिसेबलमेंट होगा तभी कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, या फिर डेथ। तो डेथ इज़ अनदर केस, उसमें हम कोई पार्ट क्लियर वो नहीं कर सकते कि ये हुआ है वो हुआ, डेथ का तो होता है। देन डिसेबलमेंट अगर हो जाता है
तो उसके में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पहले तो समझते हैं डिसेबलमेंट का क्या मतलब है। लॉस ऑफ कैपेसिटी टू वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता नहीं रह पाती है, और इस केस में कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। सो इन केस ऑफ वर्कमैन लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्ट्स इनटू रिडक्शन अर्निंग कैपेसिटी। तो अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। द कंपनसेशन इज अकॉर्डिंगली गिवन टू द वर्कमैन टू कंपनसेट हिज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो उस हिसाब से कंपनसेशन पे की जाती है। इससे पहले समझते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव से पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में पहली आती है पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी आपकी सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में डिफाइन की गई है। तो पार्शियल डिसेबिलिटी क्या होती है? वेयर द डिसेबलमेंट इज ऑफ टेम्पररी नेचर। टेम्पररी नेचर में जो होती हैं वो आपकी आती हैं पार्शियल डिसेबलमेंट में। सच डिसेबलमेंट एज रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन इज एम्प्लॉयमेंट इन विच in employment होना चाहिए, in employment which he was engaged at the time of accident resulting in the disablement, and where the disablement is of a permanent nature। तो या तो temporary nature होगा या फिर permanent nature का हो सकता है। such disablement as reduces his earning capacity in every employment which he was capable of undertaking at that time। so दो nature के आपने पढ़े, temporary nature and permanent nature इसमें included हैं, इन दो केसेस पर मिलेगा। Partial disablement provided that every injury specified in Part 2 of the Schedule 1 shall be deemed to result in permanent partial disablement। तो Part 2 of Schedule 1 में इंक्लूडेड है वो सारी इंजरीज जो कि हम permanent partial disablement में इंक्लूडेड मानते हैं। देन इस सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कुछ डिफाइन है दैट नेम्ड एज ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। तो सेक्शन 3(2) में ये आपको डिफाइन किया गया है, provides that if a workman employed in any employment is engaged in an occupational where he is exposed to certain specified diseases, ध्यान दीजिएगा, specified diseases inherent to said occupational, the employer shall be liable to pay compensation। compensation पे करना होगा एम्प्लॉयर को। अगर यहाँ पर कोई डिजीज़ हो जाता है एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए, तो वहाँ पर भी जो है सेक्शन 3(2) कहता है कि एम्प्लॉयर लायबल होगा पे करने के। आइए इसके बाकी एम्स देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट एम तो यही है कि वर्कमैन को कंपनसेशन पे करना है अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और उस वजह से उसकी डेथ या डिसेबलमेंट आ गई है। तो दूसरा सेकेंड गोल ये है इज़ टू प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इनकम। तो अगर कुछ वजह से उनकी इनकम में लॉस आ जाता है तो एम्प्लॉयर को वो भी प्रोटेक्शन उनको देनी होगी। द कैश इंसेंटिव्स आर मेंट टू रिकवर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस्ट वेजेस ऑफ द डिसेबल्ड वर्कर्स सो दैट द प्रीवियस क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी मेंटेन। तो जैसे कि डिसेबल, क्योंकि अगर डिसेबलमेंट हो गया है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो सेकेंड गोल यही होता है कि वो जो काम वो आज कल कर सकता था वो आज काम नहीं कर सकता। तो वो नहीं करने वाले काम की वजह से उसको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा इनकम में, और वो लॉस को प्रोटेक्ट करना एम्प्लॉयर का काम है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको कंपनसेट करना होगा उस कैश के साथ जो कि वो एम्प्लॉयर लॉस कर रहा है, उसके लॉस्ट वेजेस हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है इज टू प्रोवाइड द इंजर्ड स्टाफ विद सफिशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, अगर उसकी कोई सर्जरी, उसका कुछ भी खर्चा आता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। तो मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड रिकवरी फैसिलिटीज़। It requires employers to cover hospital, surgical, and other medical expenses incurred by injured workers and provide rehabilitation facilities to employees with disabilities to help them to return to productive employment। तो उनको हेल्प करना कि वो अपने उस पुराने प्रोडक्टिव वे में आ पाएँ, इसके लिए भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉय को। अनदर एम इज़ टू प्रमोट एम्प्लॉयर्स। किस चीज़ के लिए प्रमोट करेगा? प्रमोट करेगा कि वो रिड्यूस करें मिस हैपनिंग्स, वो कोशिश करें कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स डेवलप हों। तो ये एम है इस एक्ट का कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स के जो रेट्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश एम्प्लॉय को करनी चाहिए। तो ये एक्ट उस चीज़ के लिए भी प्रमोट करने, मतलब इसका एम है कि वो एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करे। Organizations with superior accident rates pay comparatively lower workmen's compensation premiums as experience ranking is used to motivate the employers to minimize work-related accidents and illnesses। तो आपके मेन चीज़ ये है कि एम्प्लॉयर्स को प्रमोट करने का भी एक एम है।
वर्कमेंस कंपनसेशन लॉज आर अबव ऑल डिजाइन टू रिड्यूस लिटिगेशन, यानी कि भाई जवाबदारी वाली बात आ जाती है, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने काम किया, भाई लॉ की तरफ जाना पड़ता है, एक दूसरे को स्यू कर देते हैं। तो ये कोशिश होती है इस एक्ट की कि हम लोग रिड्यूस करें, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जाना ना पड़े कोर्ट, अपने एम्प्लॉयर्स को स्यू ना करना पड़े। तो ये चाहते हैं कि ऐसे लिटिगेशंस को रिडक्शन हो और ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ को पे करें कंपनसेशन। द गोल is to reduce the number of lawsuits pending in court, which will help in minimize or eliminate legal fees charged to lawyers. So यही कोशिश रहती है कि litigation को reduce किया जाए। तो ये आपका एक कीवर्ड है, यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका कीवर्ड है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट लॉस इनकम। यहाँ पर आपका की पॉइंट है कि मेडिकल ट्रीटमेंट और रिकवरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। और फर्स्ट में तो आपको बताया ही है दैट कॉजिंग ईदर डेथ और डिसेबलमेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। तो एम्प्लॉय की क्या लाइबिलिटी होती है, क्या वो कैसे कैसे वो मांग सकता है कंपनसेशन। सो इन ऑर्डर टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 द फॉलोइंग हैज़ टू बी फुलफिल। तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करनी होंगी जिससे आप कंपनसेशन के हकदार बनेंगे। द वर्कर्स डेथ और इंजरी मस्ट रिजल्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, ये आप चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक्सीडेंट अराइजिंग आउट एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो भाई एम्प्लॉयमेंट होगी तभी तो हम उसको एम्प्लॉय मान रहे हैं ना। अब उस कोर्स में ही कुछ हुआ है तभी कंपनसेशन का पात्र होगा वो। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं है, कोई इंजरी आपकी बाहर हुई है, आप तब एम्प्लॉयर ही नहीं है उस कंपनी के, तो फिर हम कैसे, मतलब एम्प्लॉयर तो आपको कैसे पे करेगा कंपनसेशन को। ऑल्सो ये ज़रूरी बात नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हुआ और कंपनसेशन के आप भाई आ जाओ कि चलो निकालो पैसे निकालो, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं। एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को तभी लाइबल मान सकता है जब वो इंजरी से कुछ डिसेबलमेंट हुआ है। तो अगर वो डिसेबलमेंट हुआ है तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा। ऑल्सो उस 3 दिन के अंदर अंदर जब एक्सीडेंट हुआ था। तो रीड करते हैं, द एम्प्लॉय cannot hold the employer, just a second, so cannot hold the employer liable if the injury does not result in total or partial disablement of the employee for a period exceeding 3 years। तो 3 दिन के अंदर अगर आपके इंजरी की वजह से कोई डिसेबलमेंट हो जाता है पार्शियल या कंप्लीट, तभी आप लाइबल करेंगे अपने एम्प्लॉयर को कि चलो भाई पैसे निकालो। अदरवाइज आप एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं बोल सकते हैं कि आप हमें कंपनसेशन देंगे। इफ़ द इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन डेथ, तो अगर डेथ का कोई नहीं हुआ है, कॉज नहीं हुआ है एक्सीडेंट की वजह से, तो भी आप उसको एम्प्लॉयर को नहीं बोल सकते कि भाई पैसे निकालो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड विलफुली डिओबेंस टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन। अरे भाई जब बोला गया था कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें ये सेफ्टी रखनी है और एम्प्लॉई ने जानबूझ के डिसओबे किया, विलफुली डिसओबे किया कि हम तो बात मानना ही नहीं चाहते हैं आपकी, तो फिर आप कैसे किसी को लाइबल रख सकते हैं। तो अगर प्रॉपरली आपको बोला जा रहा है, एक्सप्रेस किया गया है कि ये कुछ हो सकता है और तब भी आप उस एक्सप्रेस ऑर्डर का डिसओबेंस कर रहे हैं, तो आप लाइबल नहीं कर सकते। और अगर आपको रूल था कि भाई आपको कुछ हो सकता है ये काम करने में, तो आपको यह एक्सप्रेसली बताया गया था, फ्रेम किया गया था और तब भी आप वो काम कर रहे हैं, तो भी आप अपने एम्प्लॉय को लाइबल नहीं रख सकते। ठीक है, और विलफुली रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, भाई सेफ्टी दी गई थी, ली नहीं, तो भाई आप कैसे लाइबल कह सकते हैं। तो जो काम आपको बोला जा रहा है आप उस तरीके से करें, तो आपकी इंजरी की वजह से अगर आप डिसेबलमेंट में चले जाते हैं तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अदरवाइज ये कुछ रूल्स हैं जिसमें आपको कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। द एम्प्लॉई, सेकेंड पॉइंट है, द एम्प्लॉई एम्प्लॉयड इन एनी एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट A, B, C ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द टू द एक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एनी डिजीज स्पेसिफाइड देयरइन एज एन ऑक्यूपेशनल। तो हमने अभी ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो हमारे शेड्यूल 2 में स्पेसिफाइड है उस हिसाब से भी आपको वो कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी कि आपको कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई है तो आप डीम्ड होंगे। अदरवाइज वो इंजरी डीम नहीं मानी जाएगी, प्रूफ नहीं हुई कि तो आपको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा।
तीसरी कंडीशन ये है, द डिजीज कॉज टू द एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूएबल टू द स्पेसिफिक इंजरी बाय एक्सीडेंट। तो वो डिजीज जो आपको हुई है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट होनी चाहिए कि वो एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है। और दूसरी चीज़, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो जब आप एम्प्लॉयर थे, जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसी दौरान वो एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से आपको वो डिजीज़ हुआ, तो ये ध्यान में देना है, तो आप कंपनसेशन के लायबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। The employee would not be entitled to confer any right to compensation in respect of any injury for anything contained under the act if he filed suit सिविल कोर्ट में जाकर आपने डैमेजेस के लिए अगर फाइल कर दिया है, डैमेजेस के लिए फाइल कर दिया है अगेंस्ट एम्प्लॉयर, तो आप लाइबल नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयर आपको पे नहीं करेगा। दोबारा से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। द एम्प्लॉय वुड नॉट be entitled to confer any right to compensation in respect of any injury for anything contained under the act if he filed a suit in a civil court for damages against the employer or any other person। तो अगर आपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए फाइल कर दिया है तो फिर आप कंपनसेशन नहीं ले सकते हैं, फिर तो आपको डैमेजेस के लिए लड़ना होगा और आप डैमेजेस भी लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड टॉपिक पर आते हैं। ये कुछ कंडीशंस थी जो एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करनी होगी, अगर ये एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं करता तो वो कंपनसेशन नहीं ले पाएगा। तो ये 4 कंडीशंस थी। एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अब ये जो सारा एक्ट है ये कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन देखता है क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, तो ये कुछ बातें नहीं बताता है, जैसे कि इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट होगा, कौन ये सारी चीज़ें चेक करेगा। अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 32 के अंदर, हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शैल फ्रेम रूल्स टू इम्प्लीमेंट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, यानी कि जो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होंगे इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, बट सेक्शन 32 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू कि कौन सा इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। अदरवाइज इस एक्ट में प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, लाइक कोई अलग से चीज़ें नहीं है। ओरिजिनली द रूल मेकिंग पावर अंडर द एक्ट वॉज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं, वो ही चूज़ करेंगे कि कैसे कैसे काम होगा। And the Workmen's Compensation Laws 1924 was formulated in the exercise of these powers. Subsequently, some state government framed their own rules. तो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स खुद बना सकती है इस एक्ट में, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। In this relation, a declaration is attached showing the names of the states and UTs which to date have framed the required rules under the act. तो यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेट्स और यूटीज़ डिफाइन किए गए हैं, कुछ डिक्लेरेशन है कि वो खुद रूल्स बना सकते हैं, उनका डिक्लेरेशन है वहाँ पर। ठीक है, एनेक्स 2 एक फॉर्म का हम बोल सकते हैं उस एक्ट में है, जो कि कुछ स्टेट्स और यूटीज़ के नाम डालता है, जो कि ईजिली इस एक्ट में बना सकते हैं रूल्स को। Okay, so this was all about our compensation act. So let's cover up the whole PowerPoint into the one slide, that is the conclusion. So I hope आपको समझ आया हो सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि अभी भी डिटेल में कुछ पॉइंट्स आपके हैं बुक में, आपको इम्पोर्टेंट समझने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको भेज सकते हैं, और मैं आपके लिए वो अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। Okay, the Workmen Compensation Act 1923 was established to provide insurance to employees, इस बात का ध्यान देंगे, who acquired injuries, जिनको injuries हुई है at the workplace, तो यानी कि at the time of employment, at the course of employment. It ensures protection of their rights and dignity as laborers. Employers are also obliged, तो employers obliged हैं पे करने के compensation, अगर प्रूव हो जाता है कि उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही हुआ है और अगर उस एक्सीडेंट की वजह से डेथ या डिसेबिलिटी आई है। Obliged to pay compensation to workers who have suffered accidents that have resulted in disability and even death during jobs. The act is essentially designed for workers, तो वर्कर्स के लिए ही बनाया गया है। अब मैंने जैसे आपको बताया, इसका नाम वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 से चेंज होकर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 हो गया है। टू बी एबल टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स व्हेन दे incur damages for the injuries sustained during an incident.
द फंडामेंटल लॉ ऑफ विक्शेरियस लाइबिलिटी अप्लाइज इन द एक्ट। तो अगर आपको ये लाइबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, लॉ ऑफ विक्शेरियस लाइबिलिटी क्या होता है। इस वीडियो के बाद मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें। द एम्प्लॉयर इज अ मास्टर एंड द एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट। द एम्प्लॉय ओनली सीक्स इंश्योरेंस व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसको चेंज करना है। एम्प्लॉयज इज नॉट अ सर्वेंट। एम्प्लॉय कैसे, ऐसा एक हम कह सकते हैं, लेबरर्स और एम्प्लॉयज़ एक ऐसे एलिमेंट है, एक ऐसी एसेट है हमारे लिए जो कि हमारे को सारा काम करके देती है। अगर वो एफिशिएंटली काम करेगी तभी हमारा कोई काम हो पाता है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देना इस एक्ट का मंशा है। इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग द वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट द इंजरी। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यही तो ये चाहते हैं, ठीक है। दैट रिजल्टेड फ्रॉम एन एक्सीडेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये पॉइंट बार बार चीज़ में आपको ध्यान देना है कि वर्क प्लेस में या उसकी एम्प्लॉयमेंट के टाइम की बात होती है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। दूसरी चीज़, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी अपने रूल्स बना सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं, ये भी हमने ये चीज़ पढ़ी है। दीज अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कमिश्नर्स फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन। तो क्या होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो एडमिनिस्टर कर रही है इस एक्ट को, वो कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकती हैं। अगर कुछ हम कह सकते हैं एम्प्लॉई और एम्प्लॉय के बीच में कुछ सेटलमेंट ना हो रहा हो, कोई भी चीज़ हो, तो कंपनसेशन के लिए कमिश्नर्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूटी अपॉइंट कर सकती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉलेज ट्यूटर। Thank you for watching.